दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये YouTube चैनल हमारा नया YouTube चैनल है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहला काम करिए, YouTube चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ द एग्जाम बाबा के इस एप्लीकेशन पर, द एग्जाम बाबा के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले का एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को एमपीपीएससी का इंट्रोडक्शन दिया था कि एमपीपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, एमपीपीएससी क्या है और एमपीपीएससी का नेचर क्या है, एमपीपीएससी की प्रकृति क्या है, वो किस स्तर में या किन स्तरों में एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि एमपीपीएससी जो है वो 3 स्तरों में एग्जाम को कंडक्ट कराता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सारी तरह की जानकारी हमने उस वीडियो में देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस क्लास को आप लोग देखना। आज के इस क्लास में आज जो है ना वो हम लोग प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जिस एग्जाम की तैयारी आप लोग करने जा रहे हैं उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, उस प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन सी यूनिट्स होती है, कितनी यूनिट्स होती है और किस यूनिट में कितने कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हुए हैं और किसका कितना वेटेज है, पूरी तरीके से मैं आज आप लोगों को प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो आप लोगों के लिए तोड़ देने वाला हूं। मतलब उस प्रीलिम्स के सिलेबस को हम लोग ब्रेक कर देने वाले हैं और ब्रेक करने के बाद हर सिलेबस को, हर पॉइंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। हर छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि किन से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सारी चीज़ें हैं और प्रीलिम्स का नेचर क्या है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में जो है वो बता ही दिया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में, जिसके बारे में हम लोग लास्ट की क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, उसमें कुछ नई बात नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने पुरानी क्लास में भी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। क्या किया था सर कि सिंपल सर, हम लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में जो है वो कितने एग्जाम होते हैं। तो प्रीलिम्स जो है वो सर इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर को हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 या सामान्य अध्ययन पेपर 1 और दूसरे पेपर को हम लोग बोलते हैं सी सेट या सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट या सामान्य जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं उसको। तो उसे बोला जाता है सी सेट या सामान्य अभिरुचि परीक्षण। ये सारी की सारी चीज़ें होती है और मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो भी हमारा कट ऑफ जारी होता है, जो भी हम लोग मेंस में जिस पेपर के दम पर हम लोग जाएंगे वो पेपर हम लोगों का यही है, सिंपल जनरल स्टडीज पेपर 1 या सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है। इसी में जितना ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाएंगे उसी के माध्यम से हम लोग कहाँ पर पहुँच पाएंगे, हम लोग पहुँच पाएंगे मेंस देने के लिए। सिंपल, दोनों पेपर जो है वो 200-200 नंबर के होते हैं, ये भी हम लोगों ने पहले बता चुका था। दोनों पेपरों में कितने कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? 100-100 प्रश्न आते हैं भाई लोग, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। सी सेट में भी 100 प्रश्न आते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और सी सेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये भी सारी चीज़ें इससे पहले वाले वीडियोज़ में आप लोगों को मैंने बता दिया था। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यहां पर कि जो आप लोगों का कट ऑफ होगा वो जीएस पेपर के आधार पर आप लोगों को कट ऑफ जो है वो जारी किया जाएगा। सी सेट पेपर केवल और केवल 33% आप लोगों को लाना होता है। मैंने आप लोगों को 35% बताया था। मैंने आप लोगों को कहा था कि कोशिश करना है कि 40% तक आप लोग अंक उसमें जो है वो गेन कर पाओ, क्योंकि आप एक सेफ जोन लेकर चलते हो। तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप 35 से 40% नंबर उसमें लाओ। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बिना पढ़े भी जाओगे ना, बिना पढ़े भी जाओगे, बस आप पेपर अच्छे से पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिक बहुत अच्छा सॉल्व कर जाओगे। 70-80% जो है वो सी सेट के पेपर को वैसे ही सॉल्व कर लोगे। यूपीएससी की तरह नहीं है कि यूपीएससी का पेपर का जो सी सेट होता है ना वो काफ़ी टफ होता है, उसको सॉल्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एमपीपीएससी का सी सेट जो होता है वो यूपीएससी से बिल्कुल विपरीत है। एमपीपीएससी के सी सेट को कोई भी इंसान जो बिना पढ़े भी अगर वो जाएगा, अगर उसको 10वीं तक भी उसने पढ़ा हुआ है या 12वीं तक भी उसने पढ़ाई करी हुई है ना, तो वो बिना पढ़े भी उसको आराम से जो है वो 50-60% सॉल्व कर लेगा। और इतना ही हम लोगों को चाहिए होता है इसमें। तो बेसिकली सर, हम किस पेपर के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं? तो हम लोग जिस पेपर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1, या मैं कहूं कि जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 को हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बता दी, सारी चीज़ें मैंने यहां पर जो अभी तक आप लोगों को बताई वो सारी की सारी चीज़ें यहां पर है। अब जिस
पहले पेपर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सर पहले पेपर जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्कोर करना है उसमें आखिर है क्या क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एमपीपीएससी ने अभी 2024 के सिलेबस से, 2024 की परीक्षाओं से एमपीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया। एमपीपीएससी ने सिलेबस चेंज किया और कहा कि भाई अब एमपीपीएससी का सिलेबस जो है वो हम लोग बदल रहे हैं, और एमपीपीएससी के सिलेबस में उन्होंने प्रीलिम्स के सिलेबस को कुछ बदलाव किया और कहा कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में होंगी 10 यूनिट। कितनी यूनिट होंगी? 10 यूनिट होंगी। और एमपीपीएससी ने यह भी आप लोगों से कहा कि हम ये मानकर चलते हैं कि सभी 10 यूनिटों का वेटेज जो है वो लगभग लगभग बराबर है। उसने कहा कि लगभग लगभग बराबर है, लेकिन हम ऐसा मान नहीं सकते कि हर यूनिट का वेटेज बराबर है। कभी किसी यूनिट से ज्यादा प्रश्न आएंगे, कभी किसी यूनिट से कम प्रश्न आएंगे, और हम एग्जैक्ट 10 नहीं मान सकते। हमने कहा कि 100 प्रश्न आते हैं, 10 यूनिट है, मतलब एक यूनिट के हिस्से में कितने प्रश्न आ गए आप लोगों के? एक यूनिट के हिस्से में आप लोगों के आ गए भाई 10 प्रश्न। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर यूनिट में आप लोगों को 10 प्रश्न आए। तो हमें ना सारी की सारी यूनिट जो है वो एक लेवल की तैयार करनी होती है, ताकि अगर किसी यूनिट से 12-15 क्वेश्चन आए तब भी हम बना ले, किसी यूनिट से 4 प्रश्न आए तो भी हम बना ले। मतलब हम लोगों को अप्रॉक्सीमेट सारी यूनिट को बराबर मेहनत करके जाना है। कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक यूनिट में हम लोग कम मेहनत करेंगे और किसी दूसरी यूनिट में हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। सारी यूनिट्स में हम लोगों को एकदम बराबर बराबर मेहनत करनी है। तो सबसे पहले तो हम इन 10 यूनिट, तो यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ें समझ में आई कि सर एमपीपीएससी में टोटल हम लोगों को कितनी यूनिट, इस पहले पेपर में हम लोगों को कितनी यूनिट या कितने इकाइयाँ पढ़नी होती हैं, तो हम लोगों को पढ़नी होती हैं दोस्तों 10 यूनिट। ठीक है, पहली चीज जो है वो आप लोगों को ये समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो ये ना आप लोग कई लोग ऐसे होंगे जो 1-2 बार एग्जाम दे चुके होंगे, 1-2 बार मेंस भी दे चुके होंगे। देखो दोस्तों, आप भले ही मेंस दे चुके हो, आपने इंटरव्यू भी दे चुका हो, ठीक है, सारी की सारी चीजें, ये मैं एकदम जो बच्चा तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है ना, या जो बच्चा एकदम जिसने अभी 1-2 में प्री दिए है लेकिन उसका नहीं निकल रहा है, उसको सिलेबस की नॉलेज नहीं है, उसको मेंस के सिलेबस की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए है, उसको मैं हर छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूं कि भाई एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आप लोगों को 10 यूनिट होती है। अब इन 10 यूनिट कौन कौन सी होने वाली है, अगर आपको भी एटलीस्ट, अगर आपने मेंस भी दिया है, अगर आपको हर यूनिट अगर आपको याद नहीं है ना, तो आपके लिए दिक्कत की बात है। आप लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए, सारे के सारे सिलेबस को बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को समझना चाहिए। सबसे पहली यूनिट, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट में एमपीपीएससी कहता है कि जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो इसने कहा कि भाई फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब फर्स्ट यूनिट, पहली चीज जो याद रखनी है वो हम लोगों को कि एमपीपीएससी की प्रीलिम्स वाले सिलेबस में पहली यूनिट जो है वो है इंडियन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या भारत का इतिहास जो है वो इसकी पहली यूनिट है। इतनी चीज समझ में आ गई सर। अब सर भारत के इतिहास में भी और क्या क्या चीजें हैं? भारत के इतिहास को अगर आप लोग यहां पर तोड़ोगे तो आप लोग देख लेना यहां पर सबसे पहला, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो यहां पर, वो ये पहला वाला टॉपिक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है, जिसमें संकल्पना एवं विचार या कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज पढ़ने होते हैं। प्राचीन भारत के कॉन्सेप्ट और आइडियाज, ठीक है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है भारतवर्ष, वेदास पढ़ना होता है, उपनिषद पढ़ना होता है, अरण्यक पढ़ना होता है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने होते हैं, षड दर्शन पढ़ना होता है, स्मृतियां पढ़नी होती है, ऋतुसभा समितियां पढ़नी होती है, गणतंत्र वर्ण आश्रम पढ़ने होते हैं, पुरुषार्थ पढ़ने होते हैं, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधित्व और तीर्थंकार। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने होते हैं। और मैं आप लोगों को यकीनन बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने एमपीपीएससी 2025 का पेपर देखा होगा तो सीधे सीधे यहां पर पूछा जाता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में है, किस उपनिषद में है, या बहुत सारी चीजें जो है वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि बताओ कौन से महायज्ञ, ये पंच महायज्ञ जो है वो कौन से आश्रम में करता है। ये ऐसे सीधे सीधे प्रश्न जो है वो आप लोगों से पूछे गए थे, तो इससे ना हर बार प्रश्न आते हैं। तो एक टॉपिक तो ये हो गया। दूसरा टॉपिक हम लोगों के लिए होगा, इन्होंने कहा कि भाई प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था।
मतलब ये जो दूसरी वाली लाइन है, साइलेंट फीचर इवेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया, मतलब ये जो दूसरी वाली लाइन है, ये लाइन कहती है आप लोगों को, एक ही लाइन में कहती है कि आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है और आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है। ये दूसरी लाइन आप लोगों के लिए यही कहती है। तीसरी लाइन क्या कहती है? भारत की संस्कृति, विरासत, कला एवं आर्ट एंड कल्चर। यहां पर कहता है कि भाई इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, आर्ट फॉर्म है, जो लिटरेचर है, जो फेस्टिवल है, जो इवेंट है, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। तीसरी चीज क्या कहते हैं? 19वीं एवं 20वीं शताब्दी, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जितने भी हुए हैं, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण, ये पूरा हो जाएगा आप लोगों का मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है, ये मॉडर्न इंडिया के पॉइंट्स है। तो पूरी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर जो चीज़ें समझ में आई सर, एक तो इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, दूसरी चीज़ ये हम लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ पढ़ने हैं पहली यूनिट में, तीसरी चीज़ हम लोगों को पढ़ना है कि मध्यकालीन और प्राचीन भारत या एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, या हम कहते हैं कि जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ भारत की आज़ादी में क्या क्या संघर्ष हुआ, भारत आज़ादी के बाद भारत का कैसा एकीकरण हुआ, सारी की सारी चीज़ें, और भारत का कैसा पुनर्गठन हुआ, सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। मतलब 1 नवंबर 1956 तक हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर पढ़ना है, क्योंकि पुनर्गठन आप लोगों को पता है भारत का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में हुआ। तो यहां तक हम लोगों को इस पहली यूनिट में पढ़ना है। अब देखो, अगर मैं यूनिट को सिर्फ कह दूं कि भारत का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है, तो भारत के इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सर हिस्ट्री में भी हम लोगों को किन चीजों को सबसे पहले पढ़ना है? तो मैं आज ये पहली क्लास है, अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आप लोगों को साफ साफ शब्दों में बता दूं कि सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों की होनी चाहिए कि जो सिलेबस में लिखी हुई चीजें हैं पहले वो पढ़ूंगा, इसके बाद दुनिया भर की चीजें पढ़ूंगा। बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस में लिखी हुई चीजें को छोड़कर दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं और बोलते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा। भाई सबसे पहले एमपीपीएससी ने बोला है कि इन टॉपिकों को पढ़ना है तो इन्हीं टॉपिकों को पढ़ो, इसके अलावा आप दूसरी चीजों पर क्यों जा रहे हो? उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो हिस्ट्री में और तमाम चीजें पढ़ना, लेकिन सबसे पहले जो चीज पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिलेबस में लिखी हुई सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट गुद जाना चाहिए सिलेबस, जो पॉइंट हुआ उसको आप लोग गोद दो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यूनिट फर्स्ट ये मैं आज के लिए भी बोल रहा हूं, और अंतिम दिन तक जब तक आप लोग यहां पर पढ़ोगे, जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहोगे, तब तक मैं आप लोगों को कहूंगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है, सिलेबस ओरिएंटेड। क्योंकि एमपीपीएससी इतना बड़ा है ना, एमपीपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, अगर आप सब चीजें करने जाओगे, अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं एमपीपीएससी में आप देखोगे ना तो 90% स्टूडेंट ऐसे देते हैं एग्जाम जिनका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। ठीक है, सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं और वही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला संघर्ष तो आप लोगों का यह है कि सबसे पहले उन 100% में से उन 10% में पहुंचो जो अपना सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों की लड़ाई आधे से ज्यादा वैसे ही खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहली जो यूनिट है वो आप लोगों की है इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है मुंह जुबानी याद होना चाहिए सिलेबस। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आरण्यक कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहली लाइन में लिखा हुआ है, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। इतनी बार सिलेबस हम लोगों को देखना है और इसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार जब हर यूनिट को पढ़ते हुए, हर पॉइंट को पढ़ते हुए जब आप सिलेबस देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी, किसी प्रकार की कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे हम लोग चले आएंगे यूनिट सेकंड पे, और एमपीपीएससी ने कहा कि दूसरी यूनिट में हम लोगों को जो पढ़ना है, अभी हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली, अब आप लोगों को पढ़ना है मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास या हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। इससे पहले हम लोगों ने इंडिया की लिटरेचर पढ़ा, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी,
इंडिया के जो भी कल्चर है उसके बारे में पढ़ा। अब उसने कहा कि भाई दूसरी यूनिट में क्या कर लो, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, तो अब आप क्या करो, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ लो, मध्य प्रदेश की संस्कृति पढ़ लो, मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ लो। और उसने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और साहित्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन चलो ठीक है, अब हम आपको क्या करते हैं, हम आपको कुछ टॉपिक दे देते हैं, उसको पढ़ो। इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। हिस्ट्री में मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो मेजर डायनेस्टी है, जो मेजर घटनाएं हुई हैं या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में पढ़ लो। उन्होंने कहा एमपी में जितनी भी डायनेस्टी है, जो मेजर डायनेस्टी है, उन मेजर डायनेस्टी को पढ़ लो आप लोग, उन प्रमुख राजवंश को पढ़ लो, जैसे होलकर पढ़ लो, आप सिंधियास पढ़ लो, जो बुंदेलखंड बघेलखंड के जो प्रमुख राजवंश है उनको आप लोग पढ़ लो। फिर उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए, जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, और भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए, उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। मध्य प्रदेश के योगदान का मतलब है मध्य प्रदेश के कुछ लोगों ने अगर कहीं पर आंदोलन किया था और उससे इंडियन जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी, हमारी भारतीय स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, उसमें अगर उनका कुछ योगदान है तो उनके बारे में पढ़ो। जैसे इस बार अभी प्रश्न आया था, मूका सिंह के बारे में पूछा गया था कि टुरिया जंगल सत्याग्रह के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वो कौन थे, ये पूछा गया था। तो मूका लोहार आप लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन में गज्जन सिंह कोरकू भी थे। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीजें, वो प्रश्न सीधा सीधा यहां से आया था, वो प्रश्न सीधा सीधा यहां से आया था। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो आर्ट है और मध्य प्रदेश के जो स्थापत्य कला है, या हाँ, जो मध्य प्रदेश के मेजर आर्ट और मध्य प्रदेश की जो स्थापत्य कला है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिर इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और उनकी बोलियां, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो ट्राइब्स है मध्य प्रदेश की, मेजर फेस्टिवल, मेजर फोक्स, मेजर म्यूजिक, ठीक है। तो ट्राइब्स एंड इनकी जितनी भी बोलियां है, जो डायलेक्ट्स हैं इनकी, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। तो देखो इसमें ना अभी आप लोगों को यूनिट 10 बताऊंगा मैं, तो इस टॉपिक को तो आप लोग यूनिट 10 से कवर कर सकते हो। यूनिट 10 जो है वो हम लोगों की मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में ही है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जितने भी फेस्टिवल होते हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी फोक्स है, मध्य प्रदेश में जितनी भी आर्ट है, मध्य प्रदेश में जितने भी लिटरेचर है, सारे के सारे जितने भी लिटरेचर क्रिएशन हुए हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्रिएशन और जो जितने भी लिटरेचर क्रिएशन हुए हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रमुख फेस्टिवल पढ़ने हैं, म्यूजिक पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, फोक्स लिटरेचर पढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृति, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों को पढ़ना है। साहित्यकार जितने भी लिटरेचर है उनके बारे में पढ़ना है, जितने भी लिटरेरी है, जो कवि अवि होते हैं साहित्यकार, उनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक स्थल, मेजर टूरिस्ट प्लेस, मध्य प्रदेश में कितने टूरिस्ट प्लेस है, कितने रिलीजियस प्लेस है, कल्चरल प्लेस कितने हैं, आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस प्लेस जितने भी है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो आप कवर करो। मध्य प्रदेश में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या विश्व धरोहर स्थल कितनी है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, ये फिर यूनिट 10 में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व कौन कौन है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हम लोगों को वापस जो है वो यूनिट 10 में पढ़ लेंगे। ये चीजें हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोगों के लिए है एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है। अब यूनिट 3 जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना है भारत का भूगोल या जियोग्राफी ऑफ इंडिया। वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है, देख लो, वर्ल्ड जियोग्राफी नहीं है, हम लोगों को यहां पर पढ़ना है इंडियन जियोग्राफी। और इंडियन जियोग्राफी में पढ़ना है क्या, माउंटेन्स, क्या पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, हिल्स पढ़नी है, पहाड़ियां पढ़नी है, पठार प्लेट्यूज पढ़ने हैं, नदियां पढ़नी है भारत की, और जितनी भी लेक्स है उनके बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ना है सॉरी, है ना। फिर इसके बाद अगर हम लोग कहें जितनी भी क्लाइमेट फिनोमिनाज है, जितने भी जलवायु की घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे अल्नीनो पढ़ना है, लानीनो पढ़ना है, दक्षिणी दोलन पढ़ना है, पश्चिमी विक्षोभ पढ़ना है, जलवायु में जितने भी जलवायु परिवर्तन के जितने भी परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सदर्न ऑस्किलेशन जो है इसके ऊपर अभी इस बार प्रश्न आया था।
वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उससे रिलेटेड इससे पहले वाले एग्जाम में प्रश्न आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या दोस्तों, फॉरेस्ट पढ़ना है एमपी के जितनी भी खनिज है उनके बारे में पढ़ना है, और एमपी के जितने भी जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है, इनके बारे में पढ़ना है। जितनी भी प्रमुख फसलें हैं उनको पढ़ना है, जितनी भी खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, उनको पढ़ना है। हरित क्रांति जो हरित क्रांति है या ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है। जो सेकंड वाली जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और उसकी स्ट्रेटजी है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। जो एनर्जी है उसके स्रोत या जो रिसोर्सेज है सोर्सेज है उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। भारत के प्राकृतिक खतरे जो नेचुरल डिजास्टर है, नेचुरल हैजार्ड्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं और नेचुरल डिजास्टर्स जिसे बोलते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। भारत में जितने भी चक्रवात आते हैं, जितने भी साइक्लोन आते हैं, ठीक है, जैसे इस बार फंगल के बारे में पूछा था। ठीक है, इस बार फंगल जो चक्रवात है उसके बारे में पूछा गया था एमपीपीएससी में। सीधा पूछा था कि भाई तमिलनाडु में कौन सा चक्रवात आया है, तमिलनाडु में कौन सा चक्रवात आया है, ये सिंपल पूछा गया था। देखो ना भाई, सिंपल यहां से पूछा गया है भाई, सिंपल चक्रवात बोला, चक्रवात पढ़ो, चक्रवात आया हुआ है। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि दर से पूछा गया है। इससे सीधा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये पूछा गया था। वितरण, इनका घनत्व, ग्रामीण और नगरीय प्रवास, इनके बारे में सारी की सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। रूरल और जो अर्बन माइग्रेशन है उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में सारी की सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग बहुत अच्छे से देख लो। देखो, एग्जाम क्लियर करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यह है कि भाई सिलेबस में लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि भाई सिलेबस में लिखी हुई चीजें अगर एग्जाम में आएगी, जो कि तो अगर वो आएगी, अगर हम वो भी गलत करके आएंगे तो आपका प्रीलिम्स कभी नहीं निकल सकता। आप ये समझना, ठीक है। प्रीलिम्स निकालने के लिए सबसे पहला मोटिव ये है भाई कि सिलेबस में लिखी हुई चीजों से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो वो प्रश्न सीधा सीधा अगर वो उठकर आता है, घुमा फिरा कर अगर उसने नहीं पूछा है और वो सीधा सीधा हमसे पूछ रहा है, तो वो प्रश्न आपसे बनना ही बनना चाहिए। उस प्रश्न में आप लोग कभी गलती नहीं करोगे तो प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता आपका। पहली बार में जो है वो प्री निकलेगा। सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे, पहली बार में प्री निकलेगा, पहली बार में मेंस निकलेगा, पहली बार में सिलेक्शन होगा। तो पहला मोटिव तो आप लोगों को यही होना चाहिए कि सिलेबस में लिखी हुई हर चीज आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। यूनिट 4 देख लो। अब देखो, इंडियन ज्योग्राफी अब हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोगों को यूनिट 4 में कहा गया कि भाई अब आप क्या करो, मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ लो, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ लो। तो मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ने के लिए बोल दिया गया है भाई, देख लो। मध्य प्रदेश की जियोग्राफी में बोला मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट पढ़ो, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है या जो प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उनको पढ़ो। मध्य प्रदेश की जितनी भी रिवर्स है, नदियां है, उनको पढ़ो। जितनी भी पहाड़ियां है, मतलब जितनी भी हिल्स है, उनको पढ़ो। और जितने भी पठार मतलब प्लेट्यू है, उनको पढ़ो। क्लाइमेट पढ़ो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के सीजन पढ़ो, सीजन मतलब ऋतुएं पढ़ो, मध्य प्रदेश का टेम्परेचर पढ़ो, मध्य प्रदेश का रेनफॉल पढ़ो, ये पढ़ो। इन्होंने कहा मिट्टियां पढ़ा दो भाई, मध्य प्रदेश की जो मिट्टियां है या जो सॉइल है उसके बारे में पढ़ो। मध्य प्रदेश के जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ो। मध्य प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं, मध्य प्रदेश की जितनी भी क्रॉप्स है, मध्य प्रदेश में जितने भी जल संसाधन है मतलब वाटर रिसोर्सेज है, उनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जितने भी जो इरिगेशन है और इरिगेशन की जितनी भी परियोजनाएं हैं या हम कहें कि जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ो। मध्य प्रदेश में जितने भी ऊर्जा के स्रोत है, ये सेम टॉपिक हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा था, इंडियन जियोग्राफी में। तो मध्य प्रदेश में जितने भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उनको यहाँ पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, इसके वितरण, घनत्व और नगरीकरण, ये हमने इंडियन जियोग्राफी में भी सेम टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां भी कवर कर लेते हैं। यहां भी हम इसे पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेंगे ये चीजें। अब आगे अगर आप लोग देखोगे यूनिट 5, तो यूनिट 5 में आ गई पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है हम लोगों को। मध्य प्रदेश और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा के बारे में पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, ठीक है। फेडरल एग्जीक्यूटिव जो है उसको पढ़ना है, प्रेसिडेंट पढ़ना है, पार्लियामेंट पढ़ना है, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ना है, न्यायिक व्यवस्था पढ़ना है। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है।
नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो सिटीजन्स को दी गई है उनके बारे में पढ़ना है। डीपीएसपी जो हम बोलते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हम जो बोलते हैं उसको हम लोगों को पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग। अब देखो, इससे पहले जब सिलेबस नहीं चेंज हुआ था ना, तो उस समय पर ये वाली जो लाइन है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, लगभग 18 से 20 आयोग या कमीशंस हम लोगों को पढ़ने होते हैं। वो आयोग और कमीशंस कहां पर थे, पहले यूनिट 10 में हुआ करते थे, अब उनको यूनिट 5 में डाल दिया गया, पूरी की पूरी पॉलिटी एक यूनिट में डाल दी गई है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है, जैसे मानव अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला आयोग, ठीक है, फिर एससी आयोग, एसटी आयोग, इससे रिलेटेड अभी प्रश्न आया है पीपीएससी में, एससी आयोग से रिलेटेड प्रश्न आया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, मध्य प्रदेश का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। 2 प्रश्न आए थे इस बार इस टॉपिक से, एमपीपीएससी 2025 में 2 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 2 प्रश्न आए थे। पूछा गया था कि सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का था, और मध्य प्रदेश में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, ये 2 प्रश्न आया था। और मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल का नाम पूछा था जिनका नाम जिनका कार्यकाल सबसे कम है। ये 2 प्रश्न इससे आए थे। मंत्रिमंडल, जो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उससे प्रश्न आ सकते हैं, विधानसभा से प्रश्न आएंगे, उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट से प्रश्न आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है और नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। 3 टायर पंचायती राज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इन मध्य प्रदेश, इसको हम लोगों को पढ़ना है। और मध्य प्रदेश में जो सुशासन है या गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, गवर्नेंस सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश का, उसको हम लोगों को पढ़ना है। और इसी के साथ हम लोग यूनिट 5 जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। सिलेबस को ऐसे तोड़ कर ही आप लोगों को पढ़ना होता है, सिलेबस को बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को देखना होता है, हर चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से। अगला, आधी क्लास देख चुके हो, फिर से वही कहूंगा कि दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, और इस सपोर्ट को बनाए रखने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली यूनिट अर्थव्यवस्था, या हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश देखी। अब यूनिट 6 बोलती है कि भाई आप इकोनॉमी भी पढ़ लो, मध्य प्रदेश की भी इकोनॉमी पढ़ लो, और साथ ही साथ आप इंडिया की भी इकोनॉमी पढ़ लो। तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश की क्या सिचुएशन है। मतलब अगर इंडियन की इकोनॉमी कुछ, अगर हम लोगों की जो इकोनॉमी है कुछ परसेंटेज है, तो उसमें मध्य प्रदेश का कितना योगदान है। अगर इंडिया की जीडीपी में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, पर कैपिटा इनकम में मध्य प्रदेश के लोगों की क्या स्थिति है, कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम कुछ और है और मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम कितना है, ठीक है। तो ये जो करंट सिचुएशन है ये हम लोगों को पढ़ना होता है। फिर इन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, मध्य प्रदेश के जो मानवीय संसाधन का जो विकास है, जैसे मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का स्तर क्या है, मध्य प्रदेश में जो कौशल है उसका स्तर क्या है, जो स्किल्स मध्य प्रदेश में सिखाई जा रही है उनका क्या है। अब देखो, इससे एक प्रश्न आया था, पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के बजट में, मध्य प्रदेश का जो बजट है, हाँ इस 2025 का प्रश्न बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का जो बजट है इसमें शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, शिक्षा पर मतलब एजुकेशन पर हाउ मच परसेंटेज जो है वो खर्च किया जाता है, कितना परसेंटेज खर्च किया जाता है, ये इस बार का प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो सिलेबस के बाहर एमपीपीएससी जो है ना वो कभी कुछ नहीं पूछता, आप लोग देख लेना, यहां से प्रश्न आया था। फिर सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये अलग से टॉपिक है, देख लो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश कैसे प्रगति कर रहा है, या जो मध्य प्रदेश की प्रोग्रेस है वो क्या है, ये पूछा गया। और यहां से एक प्रश्न आया था, क्या प्रश्न आया था, पूछा गया था कि 2020 में मध्य प्रदेश ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी में कितना स्कोर किया था, यह प्रश्न पूछा गया था यहां पर, ठीक है, 2025 में। तो यहां पर आप लोग देख लो कि 2000 ये स्कोर यहां पर पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो एग्रीकल्चर है, मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्री है, मध्य प्रदेश के जो लघु उद्योग है, या हम उन्हें कहते हैं क्या, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अधोसंरचना विकास में मध्य प्रदेश का कैसा क्या योगदान है, इसके बारे में पढ़ना है।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, या इसे कहा जाता है सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को हम लोगों को पढ़ना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP हम जिसे कहते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट, जैसे इस बार पूछा गया था छतरपुर के बारे में पूछा गया था कि छतरपुर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगले साल कुछ और पूछा जा सकता है, छतरपुर नहीं पूछा जाएगा तो कुछ और पूछा जाएगा, ठीक है। लकड़ी फर्नीचर के लिए जाना जाता है छतरपुर को, ये ठीक है। फिर इसके अलावा यहां पर बोला गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये हो गया। मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, प्रोग्रेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज IPR इन मध्य प्रदेश, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उसमें मध्य प्रदेश कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। भारत, अब देखो यहां तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ी, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है वो MP इकोनॉमी का है। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां पढ़ लो। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्या क्या योगदान है। जैसे इस बार प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का जो भार है, जो भारत का जो कर्जा है या भारत का जो भार है उसको कम करने में मध्य प्रदेश, ये भारत की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, तो सेवा क्षेत्र ने सबसे ज्यादा योगदान दिया, ये प्रश्न आया था। वित्तीय संस्थाओं में रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ना है, जितने भी बैंक हैं उनके बारे में पढ़ना है, सेबी के बारे में पढ़ना है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, भारत की विदेशी व्यापार नीति एवं G20, सार्क और आसियान जैसे ग्रुप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, और ऐसे ही हम लोगों को करना चाहिए। सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता, और निश्चित ही हमारा सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता। बस हमें पॉइंट, बस कमी इस बात की रह जाती है कि हम लोगों को सबसे पहली चीज कि हम लोगों को कंटेंट नहीं मिल पाता। सबसे पहली चीज सर कोई हमें करवा दे पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस, क्योंकि मार्केट में कोई पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस जो है वो आप लोगों को कंप्लीट नहीं करा रहा, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और इन्हीं सब दिक्कतों का सॉल्यूशन हम लोग यहां पर इस बैच में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। आगे अगर आप लोग देखोगे तो 7th यूनिट जो है वो साइंस, विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं हम लोगों को यूनिट 7 में। एक तो साइंस पढ़ना होता है, जनरल साइंस, फिर पर्यावरण पढ़ना होता है या एनवायरमेंट पढ़ना होता है, और उसके अलावा हम लोगों को स्वास्थ्य पढ़ना होता है या हेल्थ पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये पढ़ना होता है, इससे इसका वेटेज थोड़ा बहुत कम है MPPSC में, ठीक है। इस यूनिट का देखो प्रमुख शाखाओं एवं विज्ञान की प्रमुख शाखाओं और उसका प्रारंभिक ज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी शाखाएं होती है, इनके नॉर्मल ज्ञान हम लोगों को चाहिए, तो ये हम लोगों को पढ़ना है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है या रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो उपग्रह है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के जितने भी अचीवमेंट हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। मानव शरीर, जो ह्यूमन बॉडी है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे इस बार पूछा गया था कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, यहां से प्रश्न आया था कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, ये बता दो, ठीक है। पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रेंट एंड मल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो कुपोषण है उसके बारे में पढ़ना है। अनुवांशिक रोगों के बारे में पढ़ना है, जो जेनेटिक डिसीज है उनके बारे में पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया, ये पूछा गया था कि सिकल सेल एनीमिया को कब खत्म करने वाले हैं हम लोग, ये प्रश्न आया था यहाँ से, ठीक है। इसके कारण, प्रभाव, निष्पादन और कार्यक्रम, यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया को कब खत्म करने वाले हैं, तो 2047 में हम लोग खत्म करने वाले हैं, ये प्रश्न आप लोगों को आया था। स्वास्थ्य की जितनी भी नीतियां बनी है, स्वास्थ्य नीति या हेल्थ जो पॉलिसीज है उनके बारे में पढ़ना है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जितने भी जो इन्फेक्शन डिसीज है, इन्फेक्शियस डिसीज है या संक्रामक रोग जितने भी हैं उनको बारे में पढ़ना है, उनकी रोकथाम कैसे होती है, या जितने भी हेल्थ इंडिकेटर है उनके बारे में पढ़ना है।
सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इससे पहले मध्य प्रदेश, इससे पहली वाली यूनिट में हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का डिस्कशन किया था। तो यहां पर अलग से लिखा हुआ है कि भाई सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की क्या अवधारणा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल चाहिए। हर छोटा छोटा पॉइंट, हर छोटी छोटी डेट, हर छोटी छोटी चीजें, हर छोटा छोटा डेटा हम लोगों को याद करना है। ठीक है। फिर पर्यावरणीय कारण कारक देख लो, पर्यावरणीय कारक देख लो, पर्यावरण जो यहाँ से एनवायरनमेंट हम लोगों का चालू होता है, जो परिस्थितिक तंत्र पढ़ना है, इकोलॉजी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, इकोसिस्टम पढ़ना है। ठीक है, ये परिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम और जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हम लोगों को पढ़ना है। पॉल्यूशन पढ़ना है, जो नेचुरल डिजास्टर है और नेचुरल डिजास्टर है और उनके जो मैनेजमेंट है उनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन हम लोगों को यूनिट 7 में पढ़ना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और यूनिट जिसे हम लोग कहते हैं, ए भाई क्या हो गया, चेंज हो जा भाई, हाँ हाँ एक सेकंड रिमोट ले लेता हूं। ठीक है, अगली जो यूनिट है हम लोगों की दोस्तों, वो यूनिट कौन सी है, यूनिट 8। और यूनिट 8 में बेसिकली हम लोगों को करंट अफेयर पढ़ना होता है। अब करंट अफेयर भी हम लोगों को 3 स्तर के पढ़ने होते हैं करंट अफेयर। एक तो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, फिर नेशनल लेवल पर कौन कौन सी चीजें हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, नेशनल करंट अफेयर, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, ये 3 करंट अफेयर हम लोगों को जो है वो यूनिट 8 में पढ़ने होते हैं। बेसिक छोटी सी यूनिट है, बहुत अच्छे से डेली करंट अफेयर या साप्ताहिक करंट अफेयर अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को ये यूनिट जो है वो ऑटोमेटिक कवर होती जाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल। एमपी करंट अफेयर के लिए हम लोग अलग से क्लासेस कंडक्ट करा लेंगे, तो सारी की सारी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो यूनिट 9 है इसका भी अच्छा खासा ये वेटेज है। कई बार एग्जाम में 10-10, 12-12 प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार 2-2, 3-3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे इस बार इस यूनिट का वेटेज बहुत कम था, इससे पहले वाले एग्जाम में 14-15 प्रश्न जो है वो इसी यूनिट से पूछे गए थे। ठीक है, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ना है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, रोबोटिक्स के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, ई गवर्नेंस पढ़ना है, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे इस बार पूछा था फेसबुक के संस्थापक कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिप्लॉय करने के लिए कौन से एरे का इस्तेमाल किया जाता है, ये इस बार का प्रश्न था। और छोटी छोटी चीजें 4-5 प्रश्न जो है वो इस बार भी पूछे गए थे। तो ऐसे मैंने जो मुझे याद है, मुझे जबानी याद है, वो प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन टॉपिक से ये प्रश्न आए हुए हैं। यूनिट 9 यहां आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आती है यूनिट 10। अब मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में जनजाति वर्ग निवास करता है और मध्य प्रदेश में जब आप कोई अधिकारी बनते हो तो आप जिस भी क्षेत्र में आप लोगों को तैनाती की जाती है उस क्षेत्र में जो जनजाति वर्ग रहता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है। अब ऐसा मैं क्यों आप लोगों से कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप लोगों को काम तो जनजाति के लिए ही करना है ना, आप लोगों को उन्हीं के उत्थान के लिए काम करना है, वहीं के जो गरीब लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए आप लोगों को काम करना है। तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इस वजह से एमपीपीएससी ने कहा कि यूनिट 10 में आप प्रॉपर तरीके से जनजाति का पूरी तरीके से अध्ययन करो। मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार मतलब मध्य प्रदेश में किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति रहती है, जनजातियों से संबंधित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान किए गए हैं या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उनको हम लोगों को पढ़ना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश या ट्राइब्स रिलेटेड, मध्य प्रदेश की प्रमुख कौन कौन सी जनजातियां हैं इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, 2 प्रश्न आया था इससे, इस बार 2 प्रश्न आए थे भाई, याद रखना 2 प्रश्न आए थे कि विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी है। मध्य प्रदेश की विशेष घुमंतू जनजातियां कौन कौन सी है, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम पढ़ना है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की कल्याण के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही है इससे प्रश्न आए थे, इससे प्रश्न आया था, 2 प्रश्न इससे आए थे। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति की सांस्कृतिक परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, भाषा, उत्सव, फेस्टिवल, जो भी बोलियां हैं इनकी, जो भी इनका लिटरेचर है, जो भी इनके फेस्टिवल है इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अब देखो
इससे पहले भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। अब इन्होंने कहा कि भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, मतलब भारत की इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई हुई थी, उसमें मध्य प्रदेश के जो जनजाति लोग थे उनका क्या योगदान था, ये आप पढ़ो, इनके बारे में पढ़ो कि किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया था। ठीक है, किस जनजाति व्यक्ति समूह ने कितना योगदान दिया था, ये आप लोगों से कहा गया। फिर प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, इससे पहली वाली यूनिट जब जियोग्राफी पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, जितने भी सेंटर हैं, जितने भी संग्रहालय, जितने भी प्रकाशन हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य, मध्य प्रदेश की जो लोक संस्कृति है और लोक साहित्य के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। समझ में आया? लगभग 4 यूनिट जो है वो एमपी से रिलेटेड है, एमपी टारगेटेड है। मतलब अगर आप देखोगे तो 10 में से यूनिट नंबर 2 एमपी की हिस्ट्री, यूनिट नंबर 4 एमपी की जियोग्राफी, यूनिट नंबर 5 में आधा जो है वो पॉलिटी है एमपी की पॉलिटी, प्लस यूनिट नंबर 6 एमपी की इकोनॉमी, प्लस यूनिट नंबर 7 छोड़ दो, यूनिट नंबर 8 एमपी का करेंट अफेयर, प्लस यूनिट नंबर 10 अगर आप देखोगे तो यहां पर है मध्य प्रदेश की जनजातियां। देख लो 2 और 6, 10 यूनिट में से 6 यूनिट ऐसी है, 10 यूनिट में से 6 यूनिट ऐसी है जो डायरेक्ट रूप से मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। मतलब लगभग 50 प्रश्न, लगभग 40 से 50 प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश से ही आने वाले हैं आप लोगों के। ठीक है, 40 से 50 प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश से ही आने वाले हैं। याद रखो, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस दिखाया और बताया कि एमपी का वेटेज कितना है। समझ रहे हो? 100 प्रश्नों में से 40 से 50 प्रश्न एमपी से आने वाले हैं। ये 40 से 50 प्रश्न आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। बाकी पूरा सिलेबस एक तरफ और एमपीजी के एक तरफ, बाकी पूरा सिलेबस एक तरफ और एमपीजी के एक तरफ। मैं फिर बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, आप समझो, मैं हर बार बोलता हूं, आप लोग सुनते नहीं हो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यहां देख लो ना, मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनिट 2 में एमपी की हिस्ट्री है, यूनिट 4 में एमपी की ज्योग्राफी है, यूनिट 5 में एमपी की पॉलिटी है, यूनिट 6 में एमपी की इकोनॉमी है, यूनिट 8 में एमपी का करेंट अफेयर है और यूनिट 10 में जनजाति है। ये सब चीजें इस यूनिट में पूर्णतः और आंशिक रूप से हैं। ये तो पूरी तरह से एमपी की यूनिट है, ये 10, और 3 यूनिट जो है वो पूरी तरह से एमपी की है और 3 यूनिट आंशिक रूप से एमपी उसमें इंक्लूड है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में जो वेटेज होता है वो एमपी का वेटेज होता है प्रीलिम्स एग्जाम्स। ये 10 यूनिट आप लोगों को प्री में पढ़ना होता है और इन 10 यूनिट के एमसीक्यूज लगाने होते हैं। इस 10 यूनिट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ती है। अब देखो, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। अब आप सोचोगे कि सर इसका कंटेंट कहां मिलेगा, सारी की सारी चीजें, ऐसा कुछ हमें बताओ जो पूरी तरीके से जैसे आपने सिलेबस समझाया ऐसे ही कोई कोर्स कंप्लीट करा दे। तो हाँ, एमपीपीएससी 2026 के लिए हम लोग जो है ना दोस्तों, हाँ पहले मैं आपको वो बता देता हूं, फिर सीसेट के बारे में बता दूंगा। एमपीपीएससी 2026 के लिए हम लोग जो है वो एक बिगिनर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। बिगिनर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम का मतलब है दोस्तों कि एकदम जो जीरो से तैयारी स्टार्ट करना चाहता है या जो इससे पहले अगर एग्जाम दिए हुए हैं और उसमें वो लोग सफल नहीं हो पाए, किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए, किसी कारणवश प्रीलिम्स नहीं निकल पाए क्योंकि सही टाइम पर सही कंटेंट नहीं मिला, किसी ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए, या हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, रिवीजन नहीं कर पाए, एमसीक्यूज नहीं लगा पाए। तो इन सब चीजों के सॉल्यूशन के लिए हम लोग एमपीपीएससी 2026 के लिए प्रारंभ मेंटोरशिप, बिगिनर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जितने भी टॉपर्स हैं, इनकी निगरानी में, इनके मार्गदर्शन में ये बैच बनाया जा रहा है। और इसका सबसे पहला टारगेट क्या है? इसका सबसे पहला टारगेट है कि पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराना, पॉइंट टू पॉइंट हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करना, पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद उसका रिवीजन कराना और एमसीक्यू सॉल्व कराना प्रीलिम्स के लिए। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कवर करता है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है ये प्रोग्राम है प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी ये प्रोग्राम है। और पूरा 18 महीने का ये प्रोग्राम होने वाला है। 1 मार्च से
इसकी क्लासेस जो है वो लाइव आप लोगों को होने वाली है। लाइव मतलब लाइव क्लासेस होगी, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, कोई पुराना डेटा आप लोगों को नहीं दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओ। नए डेटा के साथ नई लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है। क्या क्या चीजें इसमें मिलेगी दोस्तों? 1-to-1 मेंटोरशिप, मतलब आप लोगों के लिए एक मेंटोर असाइन किया जाएगा जो आपकी पढ़ाई पर निगरानी रखेगा। ठीक है, पर डे 6 घंटे की क्लासेस आप लोगों की होने वाली है, 100% लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लासेस, आंसर राइटिंग। अभी आप लोगों को जब मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेंस में आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, और आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का मतलब है आंसर लिखने की जो कला है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की स्पेशल क्लासेस हम लोग यहां पर कंडक्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस टाइम पर। प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट हर तरह से ऑर्गेनाइज्ड ये आप लोगों को यहां पर मिलेगा टाइम पर। ठीक है, फिर इसके अलावा टारगेट सिस्टम, वीकली और मंथली टारगेट हम लोग आप लोगों के लिए भी डिसाइड करेंगे और हम लोगों के लिए भी मंथली और वीकली टारगेट डिसाइड करेंगे। मतलब हमें भी पता है कि इस एक मंथ में इतनी यूनिट हमें कंप्लीट करानी है और आप लोगों को भी साथ में उसे पढ़कर उसको रिवाइज करना है। ये हो गई। फिर इसके अलावा हम यहां पर बोलेंगे टॉपर्स मीट्स एंड गाइडेंस होगा, अपडेट स्मार्ट ई नोट आप लोगों को मिलेंगे, सिलेबस पूरा करने के लिए टाइम टेबल पहले से सुनिश्चित है। मैं आप लोगों को बता देता हूं 1 मार्च से लेकर 28 फरवरी 2026 मतलब एक साल का पूरा टाइम टेबल पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है। आप लोग मुझे इस नंबर पर अगर आप कांटेक्ट करोगे ना, इस नंबर पर अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे, मेरा नंबर है पर्सनल, मेरा नंबर है, आप सीधे मुझसे बात कर पाओगे। हमारे पास टीम नहीं है, हम कोई कॉल नहीं करेंगे आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए। अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो तो इस पर आप सिंपल मैसेज करो कि सर मुझे इस बैच के बारे में बताइए और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो आप मुझे बताइए, मुझे गाइड करिए, मैं आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो यहां पर सारी की सारी चीजें ये होने वाली है। एक साल का पूरा टाइम टेबल जिसमें स्टार्टिंग के 8 महीने में हम लोग मेंस कंप्लीट करेंगे, मार्च से लेकर नवंबर तक पूरा का पूरा मेंस कंप्लीट। पूरा का पूरा मेंस को हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज जो सिलेबस में लिखी हुई है उसको हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नवंबर से हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाएंगे। तो सर क्या पहले प्री की तैयारी करें या पहले मेंस की तैयारी करें? मैं आप लोगों को बोल रहा हूं सबसे पहले मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी करेंगे उसके बाद ही प्रीलिम्स की तैयारी में आएंगे, क्योंकि मेंस की तैयारी करते करते हमारा 60% प्रीलिम्स जो है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। तो सही तरीका यही होता है कि पहले मेंस की तैयारी करेंगे उसके बाद प्री की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ये रणनीति है, सारे टॉपर्स यही रणनीति अपनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहां पर मैंने आप लोगों को बताई। इसके अलावा देख लो, ये है सीसेट का सिलेबस। इसके अलावा आप देख लो यहाँ पर ये है सीसेट का सिलेबस, और सीसेट के सिलेबस में हम लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप 50-60 प्रश्न ऐसे ही बना लोगे। मैं सीसेट के सिलेबस को उतने ज़्यादा अच्छे से बता भी नहीं रहा हूँ। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों के पास अपना हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए। और हार्ड कॉपी में सिलेबस होने के आपकी टेबल के ऊपर कुछ रखा हो या ना रखा हो, आपका सिलेबस रखा हुआ होना चाहिए। और जब भी जो टॉपिक आप पढ़ो उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर दो, ताकि आप लोगों को उस सिलेबस को देखते से ही याद आए कि मुझे अभी इतना ज़्यादा पढ़ना है, मैंने अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है। तो आप लोगों को ये याद रहे, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी में ही सिलेबस को अपने पास रखना है। ये चीज़ें हो गई। बाकी सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम बाबा का एप्लीकेशन है, उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ठीक है, अगर ये लेक्चर अगर मैं यूट्यूब पर डालता हूं तो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो। वैसे तो ये लेक्चर जो है वो एप्लीकेशन पर ही डलने वाला है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा द एग्जाम बाबा को। व्हाट्सएप चैनल है हम लोगों का, उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के लिंक भी एट द एंड हमारे पास टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम के लिंक भी आप लोग ज्वाइन कर लो, ताकि सारी चीज़ें आप लोगों को समय समय पर पता चलते रहें। तो बस यही चीजें थी एमपीपीएससी का सिलेबस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है वो हम लोग मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पेपर वाइज डिस्कस करेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग पार्ट वाइज भी करें, पेपर 1 पार्ट ए,
पेपर 1 पार्ट बी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 15-15, 20-20 मिनट में आप लोगों को एक एक पार्ट जो है वो समझ में आ जाए, तो छोटे वीडियोस बने। इसके लिए हम कोशिश करेंगे भाई कि पार्ट वाइज हम उसे डिस्कस कर लें, सारे पेपरों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही हम अपना कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों के पास ये हो गई। चलो फिर से मुलाकात करेंगे और मेंस के पेपर डिस्कशन में हम लोग आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं तारेंद्र बिले आप सभी लोगों से विदा कर लेता हूं और बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर आप लोगों को मैंने दे ही दिया है, अगर कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो आप लोग सीधे सीधे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी क्लास आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। जाने से पहले बस आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हम आप लोगों के लिए लेकर आए और आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर पाओ।